तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं और हिंदी में आज हम लोग गोधूली जो आपका हिंदी है उसका पहला नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपका हिंदी का बुक का क्या नाम है? गोधूली नाम है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो गोधूली नाम का जो आपका यह हिंदी का बुक है, इसी हम लोग आज मतलब 10वीं क्लास में इस पूरे बुक को पढ़ेंगे। और आज हम लोग इस बुक का पहला नंबर चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और यह जो चैप्टर है किनके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए यह वाला क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को, ताकि जितने सारे भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। ठीक है? और जो नए स्टूडेंट हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज हमारा पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह चैप्टर है, तो आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर चैप्टर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन मतलब क्या होता है? श्रम विभाजन मतलब होता है काम का बंटवारा। श्रम मतलब क्या होता है? काम होता है, और विभाजन मतलब बंटवारा होता है। और जाति प्रथा यानी कि जाति के आधार पर काम को बांट देना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। ठीक है? काम के जाति के आधार पर, जैसे मान लिया जाए कोई सोनार जाति का है तो वह सोना का ही काम करेगा, जो लोहार जाति का है वह लोहा का ही काम करेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो यह तो बुरी बात है। अगर मान लिया जाए कि कोई लोहार जाति का है और वह इंजीनियर बनना चाहता है, वह लोहे का काम करना चाहता है, तो अगर लोहार जाति का है तो लोहे का काम तो कर सकता है, क्योंकि उसका वह वंशानुगत पेशा है। लेकिन अगर वह लकड़ी का काम करना चाहता है तो समाज उसको रोक देगा, बोलेगा कि नहीं, तुम पढ़ाई नहीं हो, इसलिए तुम लकड़ी का काम नहीं कर सकते, तुम लोहे का ही काम कर सकते हो। तो बस इसी चीज को कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा कर देना। तो इस चैप्टर को लिखने वाले हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, एक महान पुरुष हैं, जो कि हमारे संविधान के निर्माता भी हैं। इनके पास बहुत ज्यादा दिमाग था। यह जो खोपड़ी देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें इतना ज्यादा दिमाग था, इतना ज्यादा शार्प नॉलेज था इनके पास, कि ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेज था वह हमारे देश के संविधान को पूरा जला दिया था। जो अंग्रेज था वह हमारे देश के संविधान को पूरा जला दिया था। और चूंकि संविधान तो यही लिखे थे और इनको संविधान पूरा याद था। समझिए, इतना मोटा किताब था और इनको लिखने वाले और इनको पूरा किताब याद था। जब अंग्रेज अपना संविधान जला दिया तो वह दोबारा फिर से अपने आप लिख दिए, अपने मन से लिख दिए। तो कहीं कोई मीटिंग नहीं, कहीं कोई चीज नहीं, अपने मन से लिख दिए। सब कुछ इनके पास था। यानी बचपन से तो यह दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है? बचपन में इनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में, जो कि उत्तर प्रदेश। इनके बारे में हम पूरा विस्तार से भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहला चीज आप लोग जान जाइएगा कि संविधान का जनक या फिर संविधान का निर्माता किनको कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी बोला जाता है। ठीक है? तो यह संविधान का निर्माता है, संविधान का जनक है। यानी कि हमारे देश में जो अभी संविधान चल रहा है, जो अभी आप कानून की बात करते हैं कि संविधान में धारा इतना में यह कानून लिखा गया है, यह कानून लिखा गया है, तो सब कुछ इनके द्वारा ही बनाया गया है। सबके मास्टरमाइंड कौन थे? तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। एक छोटे परिवार में जन्म लेने के बाद भी, एक नीच परिवार में जन्म लेने के बाद भी, एक छोटे जाति में जन्म लेने के बाद भी यह इतना ऊपर तक जा सकते हैं। तो समझिए आप लोग कहां तक जा सकते हैं। जबकि इनके जीवन में मतलब अभी से 100 साल, 125 साल पहले की बात है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो 1891 से आप लोग जोड़ लीजिए कि 2022-23 कब पड़ता है। जोड़िए तो आप लोग 100 साल से करीब, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं अभी ना, वो बस 100 साल पीछे, यानी 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों को इतना सुविधा मिलता है पढ़ने के लिए, जो तो आप लोग पढ़ते नहीं है। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। और इनके हिसाब में, और जब इनका मतलब पढ़ने का समय था तो स्लेट पेंसिल रहता था।
ठीक है ना, पक्का पर बैठ करके, भूमि पर बैठ करके पढ़ा जाता था, और वैसे में पढ़ करके इतना ज्यादा महारत हासिल कर लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद सोच करके देख लीजिए। ठीक है, उस समय के हमारे जाने माने ज्ञाता थे, विद्वान थे, ठीक है ना, कौन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यह नीची जाति में जन्म लिए थे, ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश महू में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है महू, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। कहां पर, तो मध्य प्रदेश के महू में जन्म हुआ था, लेकिन एक दलित परिवार में जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। दलित परिवार किसे कहा जाता है, जो जाति में निचले स्तर का होता है, जो निचले पायदान का जाति होता है, उसे हम लोग दलित जाति कहते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था ना, एक दलित जाति में हुआ था। ठीक है, दलित जाति में भी महार जाति में हुआ था, जिनको आप लोग बोलचाल की भाषा में डोम कहते हैं। ठीक है, महार जाति, जिसको बोलचाल की भाषा में आप लोग क्या कहते हैं, डोम कहते हैं। तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जानते हैं, एक डोम थे। इनको स्कूल में पढ़ने के लिए अलग बैठाया जाता था, सब बच्चा एक जगह बैठा रहता था और इनको बोला जाता था कि अब साइड में बोड़ा बिछा करके पढ़िए, साइड में बोड़ा बिछा करके पढ़िए। क्यों, तो क्योंकि यह महार जाति से बिलोंग करते थे, डोम जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको बगल में बैठा दिया जाता था। यहां तक कि इनको ऐसा कहा जाता था कि तुम्हारा परछाई भी हम लोगों के पास नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जब यह कहीं से गुजरते थे ना, तो बच्चे अपना रास्ता बदल लेते थे। क्यों बदल लेते थे, कि इसका परछाई तक हमारे शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अगर इसका परछाई पड़ गया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। सब विषय का पढ़ाई होता था स्कूल में, लेकिन जब संस्कृत का पढ़ाई होने लगता था तो इनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था, क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता था। क्यों, क्योंकि इनको बोला जाता था कि तुम तो डोम जाति के हो, तुम संस्कृत पढ़कर क्या करोगे, संस्कृत तो ब्राह्मण जाति के लोग पढ़ते हैं, ऊंचे जाति के लोग पढ़ते हैं। ऐसा इनको बोल करके इनको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाता था। यानी कि स्कूली शिक्षा में भी इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। सब स्टूडेंट से मतलब सब स्टूडेंट एक जगह बैठा हुआ है तो इनको अलग बोड़े पर बिठा करके पढ़ाया जाता था, भुइयां में बैठा दिया जाता था कि तुम नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ो। यहां तक कि परछाई नहीं पढ़ने दिया जाता, समझ लीजिए आप लोग। इनके सामने आकर के कोई बोली नहीं बोलता था, सामने खड़ा होकर के कोई बातचीत नहीं करता था। क्यों, क्योंकि हम अशुद्ध हो जाएंगे, यह महार जाति का है, डोम जाति का है। ठीक है ना, इस प्रकार का भेदभाव होता था। तो यानी कि जाति के आधार पर इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, जितना ज्यादा आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उतना इनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। अभी लोग पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, क्या जात देख करके नामांतरण किया जाता है, क्या जात देख करके नाम लिखाया जाता है स्कूल में कि तुम कौन जाति का है, नहीं। लेकिन जब यह पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो जात देखा जाता था। यहां तक कि आप लोग जानते हैं कि पहले लोग कुआं से पानी पीते थे। पहले तो चापाकल नहीं होता था, नल नहीं होता था, टंकी नहीं होता था, तो कुआं से पानी पीते थे। जो सार्वजनिक कुआं होता था वहां पर इनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। क्यों, क्योंकि कुआं का पानी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जहां पर सभी लोग पानी पीते थे, समाज के लोग, गांव के लोग पानी पीते थे, वहां पर उस कुएं पर इनको पानी पीने के लिए मना कर दिया जाता था कि नहीं, तुम इस कुएं पर पानी नहीं पियोगे, क्योंकि हमारा यह कुआं अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इससे सब ऊंचे जाति वाले लोग पानी पीते हैं। इस प्रकार का भेदभाव इनके साथ किया जाता था। ठीक है ना, एक कहानी हम आपको बताते हैं जो कि इनके बारे में बहुत ही ज्यादा मार्मिक कहानी है। एक बार क्या हुआ कि यह कहीं पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शे वाले को पता नहीं था कि यह महार जाति के हैं, यानी कि डोम जाति के हैं, और रिक्शे वाले ने इनको रिक्शे पर बैठा लिया। जब आधे रास्ते में बात करते करते इनके मुंह से निकल गया कि भाई हम निचले जाति के लोग हैं, हम डोम जाति से बिलोंग करते हैं, तो जो रिक्शा वाला है, तो जो रिक्शा वाला था, जो रिक्शा पर बिठा करके इनको ले जा रहा था, क्या किया इनके साथ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इनको रिक्शे से उतार दिया, बोला कि तुम डोम जाति के, तू पहले काहे नहीं बताया, तुम डोम जाति के, तुम नीचे उतरो। जब बहुत ज्यादा या गिड़गिड़ाने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, उसके पांव पकड़ लिए, तब रिक्शा वाला क्या बोला कि हम तुमको ले चलेंगे, लेकिन दो शर्त है। पहला शर्त तो यह है कि तुम दुगना पैसा देगा, यानी कि जितना भाड़ा, जैसे मान लिया जाए कि 50 रुपया भाड़ा था, उस समय तो 50 रुपया नहीं था, 2 रुपया 1 रुपया पैसा में होता था। ठीक है ना, तो मतलब इनसे दुगना पैसा लिया गया। जहां का भाड़ा 5 पैसा था, 10 पैसा था, वहां इनसे लिया गया 20 पैसा। अभी के हिसाब से अगर भाड़ा 20 रुपया है तो इनसे 40 रुपया लिया गया। और दूसरा सजा इनको बोला, और दूसरा बात इनको बोला कि रिक्शा भी तू चलाएगा, अगर तुमको स्कूल जाना है तो दुगना भाड़ा दो, और दूसरा बात, रिक्शा तुम चलाएगा, हम पीछे बैठेंगे। अगर तुमको जल्दी पहुंचना है तो रिक्शा चलाओ, नहीं तो तुम पैदल जाओ। इनके साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाता था। तो अब समझ सकते हैं कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता था, जाति के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव किया जाता था। उसके बाद भी
यह इतने ऊपर तक चले गए, हमारे संविधान निर्माता हो गए और इनकी पूजा आज भगवान की तरह की जाती है। सभी नेता लोग जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े लोग इनको भजते हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज जयंती है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। तो किस चीज के बदौलत? सिर्फ और सिर्फ इनके काम के बदौलत। यानी कि भले ही यह अपने जाति नीचे से बिलोंग करते हो, निचले जाति के हो, लेकिन यह काम के बदौलत सबसे ऊपर चले गए। जाति में भले ही यह सबसे नीचे रहे, लेकिन काम के बदौलत यह सबसे ऊपर चले गए। तो इस प्रकार के टैलेंटेड थे कौन? हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए इनके बारे में हम बहुत कुछ विस्तार से पढ़ाएंगे, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ही पढ़ना है और इनके द्वारा क्या क्या बोला जाता है, श्रम विभाजन के बारे में, जाति प्रथा के बारे में, इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। पढ़ने में आप लोगों को बिल्कुल मजा आ रहा है ना? पढ़ने में जो पहला नंबर चैप्टर हमारा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, पढ़ने में आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना? फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। तो यहां तक हम आपको बता दिए थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, यानी कि संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। कहां में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में एक महू नामक जगह है, तो महू नामक जगह पर ही हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। दलित में महार जाति में, यानी कि कोम जाति में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम था भीमाबाई। माता का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई नाम था। कभी कभी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, कहां में हुआ, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, वह मैट्रिक परीक्षा कब दिए थे, ठीक है, उनका विवाह किनके साथ हुआ, सब कुछ पूछता है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? इनके मम्मी का नाम क्या था? भीमाबाई था। ठीक है, दूसरी बात, इनके पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। ध्यान रखिएगा, माता जी का नाम था भीमाबाई और पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। तो आप लोगों को याद रहेगा ना? आप लोगों को याद रहेगा ना कि भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई और रामजी सकपाल इनके कौन थे? पापा थे, यानी कि कौन थे? फादर थे, यानी कि कौन थे? तो पिताजी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद जब इनके माताजी का नाम जान गए, पिताजी का नाम जान गए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनका जो विवाह हुआ था वह 1906 ईस्वी में हुआ था। देखिए ध्यान से आप लोग, 1891 में इनका जन्म हुआ, 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और विवाह कब हो गया? 1906 ईस्वी में। मतलब 9 साल इधर और 6 साल इधर जोड़ लीजिए। ठीक है, 9 साल उधर और 6 साल इधर जोड़ लीजिए तो कितना हुआ? 15 साल। यानी कि मात्र 15 साल की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया। कितने साल की अवस्था में? 15 साल की अवस्था में। पहले आप लोग जानते थे कि बाल विवाह बहुत ज्यादा होता था। लोग मैट्रिक पास भी नहीं करते थे, उनका विवाह कर दिया जाता था। बचपन में ही उन लोगों का विवाह कर दिया जाता था। यानी कि पहले बाल विवाह बहुत होता था। अब तो बाल विवाह एक कानूनन अपराध हो गया, जुर्म हो गया, जिसे करने पर अगर बाल विवाह कोई करता है तो उसके गार्जियन को भी जेल हो जाता है। लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बाल विवाह ही हुआ था। यानी कि मात्र 15 साल की अवस्था में ही क्या हो गया था? इनका शादी हो गया था। और इनकी धर्मपत्नी का नाम, यानी कि किनके साथ शादी हुआ था? तो रमाबाई के साथ हुआ था। इनके पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई था। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम तीन चीज यहां पर तीन महत्वपूर्ण चीज बताए। पहला, माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल और विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुआ था। रमाबाई के साथ। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज और हम आपको बता रहे हैं। जब रमाबाई के साथ इनका विवाह हुआ तो इनके 5 संतान हुए, यानी कि इनसे 5 बेटा हुआ। भीमराव अंबेडकर का कितना बेटा हुआ? 5 बेटा हुआ। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पहले इलाज का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था, डॉक्टर नहीं था, लोग जीवित कम रहते थे, अगर बीमार पड़ जाते थे तो मृत्यु हो जाती थी। तो क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5 बेटा हुए, लेकिन इनमें से 4 बेटा का मृत्यु हो गया। 4 बेटा का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। यह सब चीज आपको किताब में नहीं लिखा हुआ है, हम अपने मन से बता रहे हैं ताकि कहानी आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से जान जाएं, क्योंकि यह हमारे बाबा साहब हैं, यह हमारे संविधान निर्माता है। और जब तक हम जिएंगे इनके नाम के साथ ही जिएंगे, जब तक हम जिएंगे इनका जयंती मनाते रहेंगे, इनके संविधान के अनुसार ही हम लोग चलेंगे, इन्हीं के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार हम लोग चलेंगे।
तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि रमाबाई के साथ इनका जब विवाह हुआ उसके बाद इनके 5 संतान हुए, जिसमें से 4 संतान की मृत्यु हो गई किसी बीमारी के कारण। पहला बात कि इनका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था क्योंकि गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। दूसरी बात कि निचले जाति से बिलोंग करते थे, तो बहुत सारे जो ऊंचले जाति वाले डॉक्टर होते थे ना, इनके बेटे को देखने के लिए मना कर देते थे कि तुम निचले जाति के लोग हो, हम तुम्हारे बेटे को छुएंगे तक नहीं, ठीक है ना। इनके बेटे का इलाज करने से मना कर देते थे कि तुम निचले जाति के लोग हो, हम तुमको छुएंगे नहीं, और जब छुएंगे नहीं तो फिर इलाज कैसे होगा, समझ जाइए। तो इस वजह से भी इनके 4 बेटे की मृत्यु हो गई क्योंकि चारों बीमार थे और बारी बारी से कर करके चारों बेटे स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद फाइनली एक बेटे इनका बच गया। उसके बाद फाइनली इनका कितना संतान हुआ? एक संतान हुआ। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि इनके 5 बेटा हुए, लेकिन इनमें से एक ही बेटा इनका बच पाया। तो इतना सब कुछ आप लोग समझ गए? इतना में कहीं कोई दिक्कत है क्या? भीमराव अंबेडकर के बारे में हम आपको बहुत कुछ बता दिए, बताइए तो जल्दी से, इतना में कोई दिक्कत है? फटाफट से आप लोग बताइए। संविधान का जनक कहा जाता है इनको। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू में एक दलित परिवार में। माता का नाम था भीमाबाई, पिता का नाम था रामजी सकपाल, और विवाह हुआ था 1906 में रमाबाई के साथ। यहां तक तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, यह मैट्रिक पास किए थे 1907 ईस्वी में। मैट्रिक पास कब किए? 1907 ईस्वी में। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 1906 ईस्वी में इनका शादी हो गया। 1906 ईस्वी में इनका शादी हो गया, यानी कि जब यह 9वीं क्लास में थे ना, 9वीं क्लास में थे, उसी समय क्या हो गया? इनका विवाह हो गया। यानी कि शादी करने के 1 साल के बाद यह मैट्रिक परीक्षा पास किए। शादी करने के 1 साल के बाद मैट्रिक परीक्षा पास किए। आजकल क्या होता है, बीए भी कर लेला पर शादी नहीं होता है। जब तक नौकरी नहीं लोगे शादी नहीं होगा। लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शादी मैट्रिक परीक्षा से भी 1 साल पहले हो गया था। मैट्रिक परीक्षा भी वह नहीं दिए थे, 9वीं क्लास में ही थे, 9th में थे, और उनका विवाह कर दिया गया था रमाबाई के साथ में। तो मैट्रिक परीक्षा वह कब पास किए? 1907 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनसे प्रेरणा लेकर के यह बहुत आगे तक बढ़ गए। हमारे आप लोगों के जीवन में भी कोई ना कोई प्रेरक व्यक्ति होते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप लोग बोलते हैं ना कि हम आपके कारण बदल गए हैं, आपसे हमें इतना ज्यादा सीख मिला, इतना ज्यादा सीख मिला कि हमारा जिंदगी ही बदल गया। इस तरीके से आप लोग भी बोलते हैं। तो हमारे भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। पहला तो बुद्ध, जिनको आप लोग गौतम बुद्ध बोलते हैं। ऐसे गौतम बुद्ध तो सबके प्रेरक होते हैं, सब कोई उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। दूसरा जो हमारे महान लेखक भी कह सकते हैं, कौन? कबीर दास जी, ठीक है। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, और तीसरा ज्योतिबा राव फूले। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देता है कि भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे। भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, और तीसरा ज्योतिबा राव फूले। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि प्रथम भाषण का सम्मेलन। ध्यान रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर लाहौर, यानी जो पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो पाकिस्तान में लाहौर में उस समय भारत पाकिस्तान साथ हुआ करता था। 1947 में अलग अलग हो गया। क्या हुआ कि प्रथम भाषण यह लाहौर में देने के लिए गए थे सन 1936 ईस्वी में। सन 1936 ईस्वी में यह लाहौर में अपना प्रथम भाषण देने के लिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश वह भाषण नहीं हो पाया, यानी कि वह सम्मेलन ही रिजेक्ट हो गया, वहां पर इनका भाषण नहीं हुआ। और अंत में वह इस भाषण को क्या किए कि एक किताब के जरिए लिख दिए। क्या किए? एक किताब में लिख दिए, और किताब को मतलब अधि कर दिए, उसको क्या बोलते हैं, किताब को ही प्रकाशित कर दिए, ठीक है। तो 1936 ईस्वी में यह लाहौर में इनका भाषण का सम्मेलन था, जो कि सम्मेलन किसी कारण से नहीं हुआ था। और इस जो सम्मेलन में वह भाषण देने वाले थे, बाद में इस भाषण को क्या कर दिए, एक किताब के जरिए लिख दिए, एक किताब में लिख दिए, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा यह बहुत जगह भाषण दिए थे। इनका विख्यात भाषण जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इनका भाषण रहा, उसमें है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता रहे हैं। बार बार यह पूछा जाता है मैट्रिक के परीक्षा में कि भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण का नाम लिखिए। तो पंडित नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन कौन है? तो पहला है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरा, इसके अलावा भी और हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहला क्या है? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो भाषण था यह अंग्रेजी में लिखा हुआ था।
यह जो भाषण था यह अंग्रेजी में लिखा हुआ था। तो बहुत सारे जिनको अंग्रेजी नहीं आता था उनको समझ में ही नहीं आता था कि भाई ऐसा क्या है इस भाषण में कितना ज्यादा विख्यात हो गया, तो उनको समझ में ही नहीं आता था। तो अंत में क्या हुआ कि ललई यादव, ध्यान रखिएगा, ललई यादव ने इसका हिंदी में क्या किया, अनुवाद किया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रख्यात विख्यात भाषण था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ललई यादव ने किया। बहुत बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विख्यात भाषण है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो नाम याद रखिएगा कि इसका हिंदी में अनुवाद किया था ललई यादव ने, ठीक है ना, ललई यादव ने, ठीक है। सर आप व्याकरण भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल। जब हम एक बार आपको बोल दिए हैं कि हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, तो क्या उसमें व्याकरण नहीं आता है क्या, साइंस नहीं आता है क्या, सोशल साइंस नहीं आता है क्या, संस्कृत नहीं आता है क्या, सब विषय का मतलब सब विषय, सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। तो बस आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए इसी तरीके से। और अभी जो पढ़ाई हो रहा है उस पर फोकस करिए। अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी पढ़िए, ऐसा मत कहिए कि सर समाज कब होगा, इतिहास कब होगा, भूगोल कब होगा। जो चीज भी अभी हम पढ़ा रहे हैं इस पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। तो यह वाला चीज आप लोग सीख गए कि द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट इनका विख्यात भाषण था, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ललई यादव ने। इनके कुछ प्रसिद्ध रचना भी है, क्योंकि यह विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है ना, विद्वान व्यक्ति थे, भाषण भी देते थे और किताब भी लिखते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक राइटर भी थे, ठीक है। इनका प्रसिद्ध रचना है हु आर दे, इनका प्रसिद्ध रचना है हु आर दे। उसके बाद हु आर शुद्राज, ध्यान से रखिएगा, पहला रचना कौन बताए, हु आर दे। दूसरा क्या बताए, हु आर शुद्राज। उसके बाद द अनटचेबल, द अनटचेबल। उसके बाद अगला द कास्ट इन इंडिया। यहां पर 4 प्रसिद्ध रचना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 4 प्रसिद्ध रचना है। प्रसिद्ध भाषण हम आपको बताए द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रसिद्ध रचना हु आर दे, हु आर शुद्राज, द अनटचेबल, उसके बाद द कास्ट इन इंडिया। समझ गए आप लोग, समझ गए, यहां तक सब कुछ समझ में आया। और अंत में इनका मृत्यु हो गया 1956 ईस्वी में, इनका मृत्यु हो गया 1956 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1891 में, 1891 में, तो 9 साल तो इधर हो गया, और 1956 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, 56 कहने का मतलब क्या हुआ, 56 और 9, 9 6 15, यानी कि 65, यानी कि 65 साल में इनका मृत्यु हो गया। 65 साल में क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया, यानी कि जब यह 65 साल के थे उसी समय इनका देहांत हो गया। तो सब कुछ जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम आपको इनके बारे में बताए, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। अगर आप लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना गहराई से पढ़ेंगे ना, इनका कहानी आपको उतना ज्यादा मोटिवेट करेगा। आपको लगेगा कि एक गरीब परिवार में जन्म लिया हुआ लड़का, एक निचले जाति में जन्म लिया हुआ लड़का, जिसको समाज ने अलग कर दिया, समाज ने ठुकरा दिया, समाज ने बहिष्कृत कर दिया, वह लड़का जब यहाँ सबसे नीचे से उठ करके सबसे ऊपर तक जा सकता है, तो फिर हमारा फैसिलिटी तो अलग है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा जो अभी समाज है वह बहुत अच्छा है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो आप लोग खुद सोच करके देख लीजिए कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस तरह के माहौल में रह करके भी विद्वान बन सकते हैं, इतना ऊपर तक जा सकते हैं, तो फिर आप लोग तो अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मोबाइल है, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है, आप लोग तो अब टॉपर बन सकते हैं। चलिए, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया ना, सब कुछ आपको समझ में आ गया हमारे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। तो बहुत कुछ हम आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में बताए। तो इतना तो हो गया लेखक परिचय, जो कि आपके किताब में भी दिया हुआ है, सबसे पहले लेखक परिचय दिया हुआ है, लेकिन इतना गहराई में नहीं दिया हुआ है जितना गहराई में हम आपको बताए, ठीक है ना। सबसे पहले आपके किताब में लेखक परिचय ही दिया हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, लेकिन लेखक परिचय हम आपको यहाँ पर इस तरीके से बताए हैं कि अब शायद कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको कि याद नहीं होगा। सबको याद हो गया ना, सबको याद हो गया ना कि कब इनका जन्म हुआ था, कब इनका मृत्यु हुआ था, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, इनका विवाह कब हुआ था, ठीक है ना, सब कुछ हम आपको बता दिए। या किस जाति से बिलोंग करते हैं, इनके 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से थे, इनका विख्यात भाषण कौन सा है, उसके बाद प्रसिद्ध रचना और मौत, सब कुछ हम आपको बता दिए। तो लेखक का परिचय तो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं कहानी का सारांश। क्या बताएंगे, कहानी का सारांश, जो कि परीक्षा में हमेशा 10 नंबर का पूछा जाता है। यह जो कहानी का सारांश है, यह कितना नंबर का रहता है, 10 नंबर का रहता है।
अगर आप लोग कहानी का सारांश अच्छे तरीके से लिख देते हैं, सारांश मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। सारांश मतलब शॉर्टकट, यानी कि जो कहानी 4 पेज में लिखा हुआ है, 5 पेज में लिखा हुआ है, उसको 1 पेज में लिख देना ही क्या कहलाता है? कहानी का सारांश कहलाता है। ठीक है ना? तो अब हम आपको बताते हैं इस चैप्टर, या जो चैप्टर है अपना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इसके कहानी का सारांश बताएंगे। सारांश यहां पर लिख करके दिखाएंगे, लेकिन समझा देंगे हम आपको पूरा कहानी। ठीक है ना? पूरा कहानी एकदम खिस्से की तरह हम आपको समझा देंगे, बस आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध के रचनाकार हैं, वह हमारे संविधान के निर्माता एवं गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, बाबा साहब कहा जाता है, और साथ ही साथ गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक खुद गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, निचले जाति में जन्म हुआ था, तो इसलिए यह गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा काम किए और अंततः यह क्या बन गए? गरीबों के मसीहा बन गए। और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के रचनाकार, संविधान के निर्माता एवं गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है? इन्होंने इस निबंध के माध्यम से, देखिए यहां पर क्या है, निबंध है। कभी कभी पूछ दिया जाता है, या फिर बहुत बार पूछ दिया जाता है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारा चैप्टर है, क्या है? निबंध है कि कहानी है कि कविता है कि पत्र लेखन है कि भाषण है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि यह जो हमारा चैप्टर है क्या है? तो एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। तो भीमराव अंबेडकर जी इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराई को मिटाने का कार्य किया। इस निबंध के माध्यम से इन्होंने समाज में फैली हुई बुराई को मिटाने का कार्य किया। अब समाज में क्या क्या बुराई फैला हुआ था, तो देखिए इसमें लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक। समाज में जो बुराई फैला हुआ था, वह बुराई कौन सा था? जातिवाद का पोषक, यानी कि जाति पाति पूरा कूट कूट करके सभी लोगों में भरा हुआ था। अगर हम उछले जाति के लोग हैं तो हम निचले जाति वाले से बात तक नहीं करेंगे। अगर वह चल रहा है तो हम देखेंगे कि उसका परछाई कहां तक आ रहा है। अगर उसका परछाई 4 हाथ दूर है ना, तो हम उससे 10 हाथ दूर जाते थे, ताकि उसका परछाई हमारे शरीर में टच ना हो जाए। अगर उसका परछाई हमारे शरीर में टच हो गया तो क्या होगा? हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, हमको नहाना पड़ेगा, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, तब जाके पवित्र होंगे। इस तरीके का माहौल बना हुआ था। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में जो लेखक बात करते हैं किस चीज के बारे में? तो जातिवाद के पोषक के बारे में बात करते हैं। और आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात और छुआछूत की भेद भावना की बात करते हैं। जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं मानते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, जिनके पास शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, वह अगर जाति पाति की बात करें, भेदभाव की बात करें, छुआछूत की बात करें तो चलेगा। छुआछूत मतलब क्या होता है? कि किसी को छूना नहीं है, मतलब कि निचले जाति वाले लोग ऊंचले जाति वाले लोग को, जो ऊंचे जाति वाले लोग होते थे उनको छूते नहीं थे, उनसे छुआते नहीं थे। अगर वहां जा रहा है तो 10 हाथ दूर से जाते थे कि ताकि उसमें टच ना हो जाए। अगर टच हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हमारा शरीर अपवित्र हो जाएगा, हमको जाके के गंगा जी नहाना पड़ेगा, गंगा जी नहाएंगे तब जाकर के हम पवित्र होंगे। इस प्रकार का माहौल बना हुआ था। तो आज के वर्तमान समय में जो शिक्षित लोग भी है ना, वह भी जात पात और छुआछूत की भेद भावना की बात करते हैं। और कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं। जाति प्रथा को, इस लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? तो सबसे शुरू में ही हम आपको बताए कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप, यानी कि जिस जाति से बिलोंग करते हो उसी जाति का काम तुमको करना पड़ेगा। अगर लोहार जाति के हो तो लोहा का काम करो, अगर सोनार जाति का हो तो सोना का काम करो, अगर बढ़ई जाति का हो तो लकड़ी का काम करो। इस प्रकार का काम। अगर चमार जाति के हो तो फिर मोची का काम करो, जूता मतलब सीते रहो, चप्पल सीते रहो। इस प्रकार का काम होता था। तो इसी को कहते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन होना। अच्छा, आप लोग बताइए, जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन कभी उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है।
ठीक है, अगर कोई चमार जाति का है, अगर ठीक है, अगर मान लिया जाए कि कोई बढ़ई जाति का है, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि वह सिर्फ लकड़ी वाला ही काम करेगा? अगर उसका मन है इंजीनियर बनने का तो क्या वह इंजीनियर नहीं बनेगा? ठीक है, अगर उसका मन है कि नहीं हम लोहा वाला काम करें तो लोहा वाला काम नहीं कर सकता है। अगर कोई बढ़ई जाति का है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो बस सोच रहा है कि हम कोई ज्वेलरी का दुकान खोल दे, सोना वाला दुकान खोल दे, तो क्या सोना का काम वह नहीं कर सकता है? सोना का बिजनेस वह नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वह फ्री है, वह आजाद है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जिस जाति से बिलोंग करते हो उसी जाति का काम तुमको करना पड़ेगा। अब क्या है भाई, सब कुछ बदल गया है। अच्छा देखिए ना, अभी आप लोग टाटा कंपनी को जानते होंगे, अभी आप लोग टाटा कंपनी को जानते हैं। दुकान से अगर लोहा वाला कोई भी सामान लेने के लिए जाइए ना, तो बोलिए, आप लोग बोलते हैं कि हमको टाटा कंपनी का दीजिएगा। अब बताइए, जो टाटा कंपनी का मालिक है जमशेदजी टाटा, वो तो उसको बनाए थे, अभी क्या, और अभी कौन है? रतन टाटा है, ठीक है ना। तो आप लोग जाते हो, एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार कौन है? तो टाटा कंपनी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोहार कौन है? तो टाटा कंपनी है। बस इसका बिजनेस करने का तरीका अलग है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी टाटा का काम होता है सब लोहा लकड़ वाला काम होता है, लोहा वाला काम करता है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि जब यह लोहा का काम करता है तो और चूंकि इसका बिजनेस दुनिया में फैला हुआ है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोहार कौन हो गया? टाटा कंपनी हो गया। अच्छा, अगर आप लोग मोची की बात करते हैं, जो जूता चप्पल सीता है, अभी आप लोग देख लीजिए ना, सबसे पॉपुलर कंपनी कौन सा है? बाटा कंपनी है, ठीक है, बाटा कंपनी। अगर बाटा कंपनी का जूता चप्पल लेने के लिए आप लोग जाएंगे ना, तो सबसे महंगा देगा, ठीक है ना। बाटा कंपनी का सबसे महंगा जूता चप्पल, इससे भी महंगा आता है, लेकिन बाटा कंपनी सबसे ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि लोहा के कंपनी में टाटा और जूता चप्पल में बाटा सबसे ज्यादा फेमस है। तो देख लीजिए, जो बाटा कंपनी है यह तो मोची वाला काम कर रहा है, तो हम फिर कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोची कौन है? बाटा कंपनी है। दुनिया का सबसे बड़ा मोची कौन है? बाटा कंपनी है। तो इस तरीके से क्यों नहीं इसके साथ जाति का भेदभाव हुआ? रतन टाटा कौन जाति से हैं भाई? वह लोहा का काम क्यों कर रहे हैं? तो जाति के आधार पर तो नहीं होना चाहिए भेदभाव। लेकिन पहले क्या होता था कि जाति के आधार पर काम का विभाजन होता था, ठीक है ना। तो भीमराव अंबेडकर इसी चीज को दूर करना चाहते थे कि जाति के आधार पर कभी भी श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी कि जाति के आधार पर कभी भी काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहा गया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते थे, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो लोग ऊंच नीच अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, अगर जाति प्रथा ही श्रम विभाजन है, जाति प्रथा के ही आधार पर काम को बांटा जा रहा है, तो फिर अमीर गरीब की बात क्यों होती है? ऊंच नीच की बात क्यों होती है? तो यह तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। जब जाति प्रथा के आधार पर ही काम का बंटवारा करना है, तो फिर ऊंच नीच अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं? मानव का जिस जाति में जन्म होता है, वह अपने माता पिता, सॉरी यहां पर पिता होगा, मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है। यानी कि अगर हमारे पिताजी इस काम को करते आ रहे थे तो हम भी उसी काम को करेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? अगर हमारे पिताजी कोई लोहा का काम कर रहे हैं तो हम भी लोहा का काम करेंगे। अगर हमारे पिताजी का दुकान चल रहा है तो हम भी दुकान का ही काम करेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? अगर हमारे पिताजी अगर किसी के पिताजी दुकान चला रहे हैं तो उसका बेटा आईएएस नहीं बनता है क्या? ठीक है, अगर किसी के पिताजी लोहार हैं तो उसका बेटा बीपीएससी कंप्लीट नहीं करता है? अधिकारी नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? तो इसी चीज को तो कहा जा रहा है, यही चीज तो इस यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। यही चीज कहा जा रहा है कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है, चाहे उसमें रुचि हो या न हो। अगर पिताजी जिस काम को कर रहे हैं, अगर उस काम में हमारा रुचि ही नहीं है, हमको उस काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, हमको इच्छा है कि हम पढ़ लिख करके कोई बड़ा आदमी बन जाए, तो क्यों हमारा मजबूरी है कि हम उसी काम को करें जिस काम को हमारे पिताजी वर्षों से करते आ गए हैं, ठीक है ना। तो यही चीज होता है कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे को करने के लिए मजबूर हो जाता था, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बदलना चाहते थे। वह कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वह हमेशा के लिए उसी पेशे में बंध जाता है, ठीक है ना। कोई अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, अगर बचपन से आपके पिताजी दुकान चलाते हैं, आपको पढ़ाया लिखाया ना जाए, बोला जाए कि बेटा जाकर दुकान पर बैठो, आप लोग क्या करेंगे? जीवन में कभी कुछ कर पाएंगे? आपके पिताजी दुकान चलाए, आप भी दुकान चलाएंगे। आगे हो सकता है कि आपका बेटा हो और उसको भी आप वही चीज सिखा दें, आपका बेटा भी दुकान ही चलाते रह जाएगा, मतलब वंशानुगत पेशा बन जाएगा, और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन है
कि हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ठीक है, कोई पदाधिकारी बन जाए, कोई ऑफिसर बन जाए, तो फिर हमारे पिताजी का काम करने का क्या मजबूरी है? हमारे पिताजी जिस काम को करते थे उस काम को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यही चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बदलना चाहते थे। जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है, बिल्कुल सच्ची बात है। जाति प्रथा क्या है? एक सामाजिक बुराई है। इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। इसमें जो लोग होते हैं वह मनपसंद काम करना चाहते हैं, जिनमें उनका रुचि होता है, जिस काम को करने में उनका सबसे ज्यादा मन लगता है, उस काम को करना चाहते हैं लेकिन वह नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वह जाति प्रथा के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वह जाति प्रथा के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, चलिए, व्यक्ति मनपसंद काम नहीं करना चाहता है लेकिन मनपसंद काम करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब आगे कह रहा है कि वस्तुतः साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का रूप नहीं है, यानी कि जाति प्रथा के आधार पर कभी भी काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप क्यों नहीं है। तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रथा जन्म पर आधारित है जबकि श्रम विभाजन रुचि पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझिए। जाति प्रथा जन्म पर आधारित है, जाति प्रथा तो जन्म पर आधारित है, ठीक है ना। अगर हम भूमियार जाति के हैं, अगर हमारा जन्म भूमियार जाति में हुआ है तो हम भूमियार जाति के हो गए। जाति प्रथा तो क्या है? जन्म पर आधारित है। अगर कोई चमार जाति का है तो चमार जाति का हो जाएगा, चमार जाति में जन्म हुआ था। अगर कोई डोम जाति का है तो डोम में ही हो जाएगा। अगर कोई दुसाध है तो दुसाध हो जाएगा। जिसका जन्म जिस जाति में हुआ है वह उसी जाति का हो जाता है। इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो श्रम विभाजन है वह तो रुचि के अनुसार निर्भर है ना। भले ही हमारा किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, लेकिन काम तो हम अपने पसंद का करेंगे। किसी को मन है कि हम बिजनेस करें तो बिजनेस करता है, किसी को मन है कि हम डॉक्टर बन जाएं तो डॉक्टर बन जाता है, किसी को मन है कि हम इंजीनियर बन जाएं तो इंजीनियर बन जाता है। यानी कि जो श्रम विभाजन है वह अपने रुचि पर निर्भर करता है, अपने मनपसंद पर निर्भर करता है कि हम किस काम को करना चाहते हैं, हमारा मन सबसे ज्यादा किस काम में लग रहा है। आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, जो भी आपको ज्ञान देते हैं, आपके गुरुजी, सब आपको बताते होंगे कि बेटा जिस काम में मन लगे ना वही काम करो। जिस काम में तुमको मन न लगे उस काम को बिल्कुल मत करना, क्योंकि कभी भी तुम उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लगता है। इसलिए हमेशा उस काम को चुनो जिस काम में तुम्हारा मन लगता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर आपको खेलने में रुचि है, आपको लगता है कि हम क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं, तो फिर क्रिकेट खेलो ना। क्रिकेट में देख रहे हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कौन कौन, सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो जिस चीज में जिसका रुचि है उस काम को करो, ठीक है ना। अगर किसी का रुचि है कि हम खेलने में ज्यादा माहिर हैं, हम क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं, तो फिर खेल लो क्रिकेट, ठीक है। स्वतंत्र हो भाई, किसी भी काम को कर सकते हो, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा जाति के आधार पर मत बंध जाओ कि हम इस जाति में हैं तो यही काम कर सकते हैं। जाति प्रथा बिल्कुल एक सामाजिक बुराई है, ठीक है। लेकिन श्रम विभाजन क्या है? अपने रुचि पर निर्भर है। अतः श्रम विभाजन योग्यता एवं कार्य कुशलता के अनुसार होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो श्रम विभाजन है, यानी कि जो काम का बंटवारा है, वह हमेशा योग्यता के अनुसार होना चाहिए और कार्य कुशलता के अनुसार होना चाहिए। यानी कि हमारा योग्यता क्या है, हम कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, हम किस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और दूसरी बात हमारा कार्य कुशलता क्या है, यानी कि किस काम को हम सबसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जैसे हमारा जो इच्छा है कि हम पढ़ाएं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारा इच्छा है कि हम पढ़ाएं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर हमको लगा, अपने आप में लगा कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं हम बच्चों को, तो हम पढ़ाने का काम शुरू कर दिए। अगर हमको लगता है कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं तो कोई दूसरा काम कर लेते, ठीक है ना। तो सेम टू सेम यही चीज है कि जो श्रम विभाजन है, जो काम का बंटवारा है, वह योग्यता एवं कार्य कुशलता के अनुसार होनी चाहिए, न कि जाति प्रथा के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई लोहार जाति से बिलोंग करता है, तो ऐसा नहीं है कि वह लोहा का ही काम करेगा, ठीक है। अगर वह टीचर बनना चाहता है तो पढ़ा लो बच्चों को, कितना अच्छा बात है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से यही पढ़ना था कि श्रम के आधार पर हमेशा
सॉरी, जाति प्रथा के आधार पर श्रम का बंटवारा नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्य कुशलता के आधार पर कामों का बंटवारा होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना था। ठीक है, जॉब कर लेते हैं ना सर? बिल्कुल अच्छे। अरे भाई हमारा जॉब लगा हुआ है, जॉब करके हम आपको पढ़ाते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको यह कहानी? इस कहानी को हम पूरा बता दिए, पूरा कहानी का सारांश बता दिए। आपको यह कहानी कैसा लगा? हमको तो लगता है कि आप लोगों को बेहद पसंद आया है सुनने में। आप लोग एकदम मन लगा करके सुन रहे थे जो हम बता रहे थे आप लोगों को। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? यह जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिलता है? यही शिक्षा मिलता है कि हमेशा अपने मन के अनुरूप ही काम करना चाहिए। जिस काम में हमारा रुचि हो, जिस काम को करने में हमारा मन लगता हो, उसी काम को करना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर काम को हम लोग बांट दें। ठीक है ना? तो जाति के आधार पर कभी भी श्रम विभाजन को नहीं बांटना चाहिए। जब भी हम लोग कोई काम करें तो जो हमारा दिल कहता है, जो हमारा मन कहता है, जिस काम को करने में हमारा रुचि है, हम वही काम को करेंगे। ठीक है, हैप्पी कुमार बोल रहे हैं कि मजा आ गया सर। अंकित कुमार मजा आ गया सर, जबरदस्त बताए हैं सर। वाह सर, ऐसा तो कोई नहीं बताया था। वाह क्या बात है। विकास कुमार, हैप्पी भारत, आकाश, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों का कमेंट सुनकर के हमारा मन खुश हो। तो संदीप कुमार बोल रहे हैं यू आर द बेस्ट सर। तो कहानी का सारांश हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप लोग पूरा कहानी समझ गए। अब जब कहानी समझ गए तो क्या क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाएगा? आपके किताब में 7-8 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हिंदी में प्रश्न है उसका आंसर, जो कि अक्सर आपके परीक्षा में पूछता है। तो लगता है 7 या 8 क्वेश्चन है। ठीक है ना? 7 या 8 क्वेश्चन है, और 8 का हम क्या आपको बताएंगे, अभी इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा, अगले क्लास में। अब जो क्वेश्चन आंसर है ना, वह अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कहानी है सर, जबरदस्त रूप से समझ में आया। बहुत अच्छा आयुष कुमार, सूर्या, सुमित। तो यहाँ से हमारा, जब हम लोग इस चीज को समझ गए हैं अच्छे तरीके से कहानी को, तो अगला क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, बोध और अभ्यास, यानी कि क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। आपके बुक में जो कहानी है ना, आपके बुक में जो क्वेश्चन आंसर है, सारा क्वेश्चन आंसर हम आपको अगले क्लास में समझा करके बताएंगे। तो अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा, और उससे अगले क्लास में इस चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। और एक चीज, स्क्रीनशॉट लेंगे सर जी, प्लीज ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम चेंज करते हैं, हम स्लाइड को चेंज करते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, पहले आप लोग जल्दी से लीजिए, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका ले लिए, स्क्रीनशॉट तो लेने में 1 सेकंड लगता है। अब चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका भी हो गया, तो अब फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए ना? चलिए बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे थे वो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो पीडीएफ ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। पीडीएफ तो हम डालते हैं ग्रुप में, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पूरा सब्जेक्ट का पीडीएफ ले लें सर का, क्योंकि हमारा पीडीएफ तो आप लोग देख ही चुके हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है ना कि बच्चे जब पीडीएफ ले लेते हैं तो वह पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, पीडीएफ से ही सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 81 14 53 20 21, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए, अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ पेड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास हम आपको फ्री में बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन नोट्स के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो जो लेने चाहते हैं, जो इच्छुक लड़के हैं कि सर का हम नोट्स लेकर के पढ़ें, हमें लिखना ना पड़े, तो वो ले सकते हैं आराम से, और लेकर के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सब कुछ आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत तो अब नहीं ना है? चलिए, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और अगले क्लास में क्या होता है कि बच्चे को जैसे ही नंबर मिलता है ना, फोन करना शुरू कर देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मोबाइल पर फोन आना शुरू हो गया है।
देख लीजिए। तो क्लास के बाद आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और ज़्यादातर हो सके तो सुबह और रात में ही करिएगा, क्योंकि दिन में तो हम थोड़ा बिजी रहते हैं, हो सकता है कि आपका कॉल रिसीव ना कर पाएँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 0.001% भी, उतना परसेंट भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब फुल्ली कंप्लीट। हमारा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है कि फुल्ली कंप्लीट, कहीं लेस मात्र भी कोई शक न रह जाए, कोई संदेह न रह जाए, कहीं कोई डाउट न रह जाए, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जब ऑनलाइन पढ़ाई में कोई संदेह रह जाएगा, कोई शक रह जाएगा, आप किससे पूछोगे? बहुत तो बहुत आप लोग कमेंट करेंगे, हम रिप्लाई देंगे, लेकिन हम ऐसा पढ़ा देते हैं कि आप लोगों को कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत ही ना रहे, कोई शक संदेह ही ना रहे, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। चलिए, आज का यह क्लास बहुत मजा आ गया, ठीक है ना? अच्छा, आज क्लास नहीं, मैसेज नहीं आया था क्या? आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया था क्या? आप लोगों के पास नोटिफिकेशन गया था कि नहीं गया था? जैसे ही क्लास शुरू हुआ था तो नोटिफिकेशन गया था कि नहीं गया था? फटाफट से आप लोग कमेंट करिए तो। और ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस नंबर पर फोन ना उठाएं तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना? व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज दीजिएगा कि सर हमें नोट्स लेना है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अरुण कुमार, वाह, थैंक यू अरुण कुमार। अगर आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छा ही हम पढ़ाएंगे। अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं कि सर नहीं आया था। यस, यस। अच्छा, कुछ लोगों को गया था, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गया था ना? अच्छा, कोई बात नहीं। आप जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं गया है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे अभी बोल रहे हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, नीचे रेड कलर का बटन होगा, जहां पर अभी आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उसको हटाइए और नीचे देखिए सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा। किस कलर का? रेड कलर का लिखा हुआ होगा, SUBSRI। RIB। सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा। जैसे ही आप लोग इस बटन को प्रेस करेंगे, आप लोग ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऑल क्लास का नोटिफिकेशन हमको मिलते रहे, ठीक है ना? सब्सक्राइब के बटन पर आप लोग प्रेस करके ऑल पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को शानदार लगा होगा। आन बान शान तरीके से आप लोग आज का यह क्लास किए। तो चलिए, हम आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम आपको और ज्यादा जबरदस्त तरीके से सारा क्वेश्चन आंसर करवा देंगे जो आपकी किताब में दिया गया है। और एक बात का हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ना, तो फिर क्वेश्चन आंसर रटना या फिर याद करना नहीं पड़ेगा। अभी लाइव क्लास में ही आपको टोटल क्वेश्चन आंसर याद हम करवा देंगे, ठीक है? अगले क्लास में, ठीक है ना? तो अगले क्लास में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से, जबरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगले क्लास में जुड़ेंगे, इतने ही तादाद में जितना बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, इनसे भी ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे और लाइव क्लास करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे और बिना याद किए हुए सब कुछ याद कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आपसे मिलते हैं फिर अगले क्लास में, इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्लास के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।